Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with language across the curriculum unit third. यूनिट थर्ड में हम एक टॉपिक पहले भी पढ़ चुके हैं जिसमें हमने लैंग्वेज स्किल्स के बारे में देखा था, जो हमारी लिसनिंग स्किल, राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल और रीडिंग स्किल, जो हमारी ये चारों स्किल्स हैं, इसके बारे में हमने इसके अंदर देखा था। और आज हमारा नया टॉपिक है यूनिट थर्ड का, जिसके अंदर हम देखेंगे मानव एवं पशु संप्रेक्षण, यानी कि ह्यूमन एंड एनिमल कम्युनिकेशन। ह्यूमंस का अलग तरीके से कम्युनिकेशन होता है और एनिमल्स का अलग तरीके से होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमंस के अंदर एक तरीके से जो बोलने की एक क्षमता है, वो उनको एक वरदान मिला है कि वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, कोई किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो जानवर है, पशु हैं, उनके पास उनकी एक अलग टेक्निक होती है बोलने की, जिससे बोलने की नहीं, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की। इन चीज़ों के बारे में हम इसके अंदर देखेंगे कि मानव किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं और जो पशु हैं उनकी कम्युनिकेशन का क्या वे होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे मानव संप्रेक्षण, यानी कि ह्यूमन कम्युनिकेशन। आगे देखेंगे हम इसके अंदर संप्रेक्षण मानव की मूल प्रेरणा है, क्योंकि जो संप्रेक्षण है, बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, मानव की जो है मूल प्रेरणा होती है। मतलब यही एक जो अलग करता है हमें जानवरों से, पशुओं से, जो हमें अलग करता है, हमारा एक तरीके से जो जीवन जीना है, और जो हम किसी भी भावना को, किसी भी इमोशन को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं बोलकर, ये चीजें हमें उनसे अलग करता है और ये एक हमारा एडवांटेज है। हमें संप्रेक्षण हेतु दृढ़ता की आवश्यकता है। मतलब संप्रेक्षण के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है? दृढ़ता की। मानवों के बीच संप्रेक्षण सामान्य सूचना सहभागिता भी हो सकती है। मतलब मानवों के बीच जो संप्रेक्षण यानी बातचीत होती है, वो सामान्य भी हो सकती है या सामान्य सूचना सहभागिता भी हो सकती है। इसमें भावनाओं की सहभागिता की जो इनमें भावनाओं की सहभागिता है, मतलब हमारे इमोशंस हैं, वो भी इसके अंदर सम्मिलित हो सकते हैं। लोक संप्रेक्षण के दौरान विचारों की सहभागिता, मतलब भावनाओं की सहभागिता हो सकती है या फिर किसी भी सामान्य सूचना की सहभागिता हो सकती है। लोग संप्रेक्षण के दौरान विचारों को भी एक्सप्रेस करते हैं, तो विचारों की भी सहभागिता हो सकती है। आगे इसके अंदर संप्रेक्षण में ज्ञान और संप्रेक्षण के अनुभव की, जो संप्रेक्षण का अनुभव होता है, इसकी सहभागिता भी सम्मिलित होती है। संप्रेक्षण के बिना सूचनाओं और ज्ञान का प्रसार जो है वो असंभव है। यानी कि संप्रेक्षण यानी बातचीत, कम्युनिकेशन जो है, उसके बिना क्या असंभव है? सूचना का आदान प्रदान, ज्ञान का आदान प्रदान और इसका प्रसार करना, मतलब इसको और ज्यादा फैलाना, इसका फैलाव जो है वो असंभव है। लोग एक दूसरे को अपने विचारों, अनुभवों का प्रसार असंभव है। मतलब कि लोग जो एक दूसरे के सामने अपने विचारों को और अनुभवों को रखते हैं, इन सब का क्या है? संवेगों का, इन सब का क्या है? इन सब की सहभागिता असक्षम होंगे अगर आपके पास कोई भी ऐसा पावर नहीं होगा बोलने का। मतलब एक पावर है ये आपके पास कि आप किसी भी चीज को बोलकर एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर आपको कम्युनिकेट करना है, आप एक ह्यूमन हो, मतलब आप एक मानव हो, एक मनुष्य हो, और आपके पास ये चीज है कि आप बोलकर अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हो, तो किसी भी प्रकार की सूचना, किसी भी प्रकार का संप्रेक्षण, किसी भी प्रकार की भावना, किसी भी प्रकार का विचार या आपके अनुभव या फिर संवेग, कुछ भी हो, आपको एक्सप्रेस करना आता है उस चीज को। तो यही होता है मानव का जो संप्रेक्षण है, उसका यही मतलब है। नेक्स्ट हम देखेंगे मानव संप्रेक्षण के रूप, यानी ऐसे कौन कौन से रूप है, किस किस तरीके से मानव संप्रेक्षण कर सकता है या फिर बातचीत कर सकता है। तो फर्स्ट है हमारा मौखिक संप्रेक्षण, यानी ओरल या फिर वर्बल कम्युनिकेशन। ओरल या वर्बल मतलब आप बोलकर कोई भी चीज कर रहे हैं, आप उसको लिख कर नहीं कर रहे, सिर्फ बोलकर कर रहे हैं। तो इसमें मानव ही ऐसी प्रजाति है, मतलब मानव ऐसी प्रजाति है जिसे भाषा का उपहार प्राप्त हुआ है। मतलब ये एक तरीके से उपहार है आपके लिए कि आप भाषा को बोल सकते हैं, आपके पास ये चीज है कि आप उसको, इतनी स्ट्रेंथ है कि आप उसको बोलकर एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसे भाषा का उपयोग मुख्यतः वाणी में होता है। इसके बाद लेखन आता है। यही कारण है कि हम अपने लिखित समकक्ष से पूर्व मौखिक संप्रेक्षण लेते हैं। मतलब पहले लिखना ना करके आप लिखने से पहले बोलते हैं किसी भी चीज को। नेक्स्ट हम देखेंगे लिखित मौखिक संप्रेक्षण, यानी रिटन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब जो आप लिखकर कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं। पठन एक पूर्ण पुरुष का निर्माण करता है। मतलब जो पढ़ना है वो एक पूर्ण पुरुष का निर्माण करता है। लेखन एक सटीक पुरुष का निर्माण करता है।
वार्तालाप एक उगत पुरुष का निर्माण करता है, जबकि वाणी बहुत ही स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप से आती है। मतलब जो वाणी है, आपका बोलना है, वो बहुत ही स्वाभाविक है और प्राकृतिक रूप से आता है। उसके बाद लेखन गंभीर अभ्यास और विचारों के सावधानी पूर्वक संगठन के बाद आता है। मतलब लेखन कैसे, जो आप बोलते हैं वो तो आप अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए बोल सकते हैं, इजीली बोल सकते हैं, ये एक प्राकृतिक रूप है इसका। लेकिन आपको जब लिखना होता है तब आपके पास कुछ वर्ड लिमिट होनी चाहिए, एक तरीके से आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए, उस चीज का आपको अभ्यास होना चाहिए। अपने विचारों को किस तरीके से सावधानी पूर्वक आपको एक्सप्रेस करना है, उसको संगठन के जरिए वो चीज आपको आनी चाहिए लिखित मौखिक संप्रेषण में, यानी रिटन वर्बल कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा थर्ड, जिसके अंदर है गैर मौखिक संप्रेषण यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है, भाषा की तरह पराभाषा भी एक जो है, वो पराभाषा एक अन्य प्रकार की भाषा है, जिसके अंदर भाषा की तरह पराभाषा का भी अर्थ है। और यह एक गैर भाषाई व्यवस्थित अध्ययन है कि एक वक्ता किस प्रकार संप्रेषण करता है। मतलब एक वक्ता जो है, कोई भी संप्रेषण करने वाला है, वो किस प्रकार का संप्रेषण करता है। जबकि मौखिक संप्रेषण में क्या या शब्दों की सामग्री निहित है। पराभाषा में वक्ता की ध्वनि या प्रकार या वो दो विधियां जिसमें वक्ता बोलता है आदि सम्मिलित होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मानव संप्रेषण के गुण या विशेषता यानी एट्रीब्यूट्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है हमारा संरचनाओं का द्वंद्व यानी डुअलिटी ऑफ पैटर्निंग, जिसके अंदर है प्रत्येक मानव भाषा ध्वनि इकाई की एक निश्चित संख्या रखती है, जो स्वनिम यानी फोनेम्स के नाम से जाना जाता है। स्वनिम के नियोजन रूपिम यानी मोरफेम्स बनाते हैं, जो अर्थपूर्ण ध्वनि का निर्माण करते हैं। सेकंड है हमारा इसके अंदर रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। केवल मानव अपनी भाषाई स्रोत की सहायता से नई अभिव्यक्ति और वाक्यों का विकास करने में सक्षम है। यह स्वनिम रूपिम शब्दों और वाक्यांशों के पुनर्निर्माण के माध्यम से किया जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा इसके अंदर विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या है, मानव की एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो भोजन या खतरे जैसी तात्कालिक वातावरण में प्रेरित होने की प्रतिक्रिया से परे संप्रेषित की जो संप्रेषण है उसकी क्षमता रखता है। यह मानव भाषा को संदर्भ मुक्त बनाता है। मतलब ये भाषा जो है, ये जो मानव को भाषा का एक उपहार मिला है, ये उसको मुक्त बनाता है और उसे वास्तविक या काल्पनिक स्थितियों, स्थानों और वस्तुओं जो वर्तमान वातावरण और समय की या फिर समय से संबंधित नहीं है के संबंध में वार्तालाप करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा फोर्थ पॉइंट इसके अंदर, जिसमें है एक पक्षीय यानी आर्बिट्री। इसमें है मानव भाषा प्रतीकों और कोड के एक समूह पर आधारित है। मतलब जो मानव है वो भाषा के प्रतीकों और कोड पर एक समूह जो है उस पर आधारित है। यद्यपि इन संकेतों और प्रतीकों का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है, इसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है। जब वे एक दूसरे के साथ संयुक्त होते हैं तो वे एक साथ संप्रेषण का गठन करते हैं। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर जैविक यानी बायोलॉजिकल, जिसके अंदर है मानव के पास अद्वितीय स्तर रज्जु है जो विभिन्न ध्वनियों को उत्पन्न कर सकती है। ये ध्वनियां विभिन्न मानव भाषाओं की नींव का गठन करती हैं। केवल मानव की इस विशिष्ट जैविक विशेषताओं को प्राप्त कर सकता है जो मानव भाषा को अन्य भाषाओं से बेहतर बनाता है। मतलब बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि मानव के पास एक ऐसी स्ट्रेंथ है बोलने की, यानी कि ये एक ऐसा उपहार है जो पशुओं से मानव को अलग बनाता है। और ये जो ध्वनियां हैं ये किस तरीके से उत्पन्न होती हैं, इसकी एक अपनी अलग जैसा कि स्वनिम और रूपिम है, ये अलग चीजें इसके अंदर होती हैं कि आपका जो साउंड है वो किस किस प्रकार से निकल रहा है। आगे है जो विभिन्न मानव भाषाओं की नींव का गठन करती है। क्या ये जो ध्वनियां होती हैं ये किसका गठन करती हैं, मानव के अंदर भाषाओं की नींव का गठन करती हैं। केवल मानव ही विशिष्ट जैविक विशेषता को प्राप्त कर सकता है। मतलब जो मानव है वही इस जैविक विशेषता को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पशु संप्रेषण यानी कि एनिमल कम्युनिकेशन। अभी तक हमने देखा मानव संप्रेषण यानी कि मानव ह्यूमन कम्युनिकेशन। अब हम देखेंगे पशु संप्रेषण यानी कि एनिमल कम्युनिकेशन, जिसमें है पशुओं के बीच संप्रेषण किसी भी प्रक्रिया में
एक पशु से दूसरे में परिवर्तन या फिर प्राप्तकर्ता पशु की प्रतिक्रिया के कारण परिवर्तन को संदर्भित करता है। प्राकृतिक पशु संप्रेषण कुछ सीमित कोड के समूहों और प्रतिक्रियाओं पर आधारित होते हैं। मतलब ये बोल तो नहीं सकते, लेकिन इनके पास कुछ ऐसे कोड होते हैं जो आपस में कनेक्ट करके इनकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर ये कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। पशु इन संकेतों का प्रयोग आकर्षण, घृणा, प्रदर्शन, आक्रामकता या प्रस्तुतिकरण शिकारियों को चेतावनी हेतु करते हैं। इसके अलावा वे इन संकेतों का प्रयोग वातावरण के बारे में संप्रेषण या भोजन की उपलब्धता हेतु करते हैं। मतलब इनके पास कुछ ऐसे अपने संकेत होते हैं जो ये आपस में एक दूसरे को सचेत करने के लिए या फिर अगर कोई शिकारी आ रहा है तो उसके लिए ये यूज करते हैं, उस चीज को दूसरों को संकेत देने के लिए। यह संकेत सहज या आनुवांशिक रूप से नियोजित होते हैं। मतलब ये इनकी हेरिडिटी से मिलते हैं लोगों की, जिस तरीके, जैसा कि मान लीजिए मंकी है तो मंकी अपनी जो उसकी हेरिडिटी होगी उस हिसाब से वो किसी भी प्रकार के संकेत का यूज करेगा। अगर डॉग है तो वो अपने हिसाब से करेगा। इनकी अलग अलग एक तरीके से आनुवांशिकता होती है, जो हेरिडिटी होती है उसके हिसाब से ये अपने अपने अलग अलग प्रकार के संकेतों को पाते हैं या फिर दूसरों से अधिग्रहण हो सकते हैं। मतलब दूसरों से भी, जैसे कि लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, वो दूसरों से भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पशु संप्रेषण के उपयोगी संकेत। मतलब ऐसे कौन कौन से संकेत हैं जो ये उपयोग करते हैं। पहला है हमारा इसके अंदर रासायनिक संकेत यानी कि केमिकल सिग्नल्स। इसके अंदर क्या है, चींटियों और मधुमक्खियों की तरह सामाजिक कीड़े भी विपरीत लिंग को आकर्षित करने, खतरे की सूचना या फिर भोजन का पथ चिन्हित करने अथवा अन्य प्रकार की जटिल व्यवहार प्रारंभ करने हेतु फेरोमोन का उपयोग करते हैं। मतलब जैसे चींटियां हैं, मधुमक्खियां हैं या अन्य कीड़े हैं जो आपस में क्या करते हैं, दूसरे लिंग को आकर्षित करने के लिए या फिर खतरे की सूचना देने के लिए या फिर भोजन का जो पथ है, भोजन कहाँ मिलने वाला है, इस चीज के लिए आपस में फेरोमोन का उपयोग करते हैं। ये इनका एक संकेत देने का, फेरोमोन इनका एक रासायनिक संकेत देने का या फिर आपस में संप्रेषण करने का एक साधन है। चींटियां फेरोमोन जो होता है इसका उपयोग करके किसी भी कॉलोनी में भोजन के स्रोत का निर्देश देती हैं। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे इसमें गंध यानी कि स्मेल के जरिए किस तरीके से ये कार्य करते हैं। ये संकेत भी रासायनिक से संबंधित है। फेरोमोन को आकर्षण हेतु और पशु फार्म में श्रावित घृणा हेतु प्रयोग किया जाता है। फेरोमोन का उपयोग कुत्तों द्वारा अपनी पहचान के निशान हेतु किया जाता है। कुत्ते रासायनिक सूचना के संग्रह हेतु एक दूसरे को सूंघते हैं। कुत्ते के मूत्र में कई रसायनों की निर्मित होती है। मतलब ऐसा होता है कि जो स्मेल होती है, डॉग्स क्या करते हैं, जो आपने देखा होगा कि वो इधर उधर फील्ड में कहीं भी चलते वक्त या किसी भी जगह पर जमीन पे सूंघते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो, जैसा कि एक एरिया होता है कि इस एरिया में अगर दूसरे किसी एरिया का डॉग आ जाता है तो वो चीज वो पहचान लेते हैं। किससे? उसके यूरिन से, क्योंकि उसमें जो केमिकल्स होते हैं उससे वो उस चीज को पहचान लेते हैं। ये एक सांकेतिक एक तरीके से होता है। थर्ड है हमारा इसके अंदर स्पर्श, गति, आसन यानी टच, मूवमेंट या फिर पॉस्चर। तो इसके अंदर क्या है, ये सबसे सामान्य संप्रेषण संकेत है जो पशुओं द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। मतलब ये सबसे सामान्य है संकेत के लिए जो पशुओं द्वारा यूज किए जाते हैं। जैसे कुत्ते, कलहस आदि इन संप्रेषण संकेतों का प्रयोग करते हैं। मधुमक्खियां नृत्य करती हैं जब उन्हें फलों की मधु का पता चलता है। फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर मुख संबंधी संकेत यानी फेशियल जेस्चर्स। तो इसमें क्या है, ये पशुओं के बीच संप्रेषण का एक बहुत ही सामान्य रूप है। कुत्ते, बिल्ली, शेर आदि संप्रेषण हेतु इन संकेतों का प्रयोग करते हैं। मुख संबंधी अभिवृत्ति भी विभिन्न प्रजातियों में संप्रेषण के लिए महत्वपूर्ण रूप है। आगे हम देखेंगे हमारा फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर, जिसमें है ध्वनि यानी साउंड। कुछ पशु विभिन्न प्रकार की हड्डी वाले जानवर और बिना हड्डी वाले जानवर हेतु ध्वनि का प्रयोग करते हैं। जब शिकारी आसपास होता है तो वानर चिल्लाना शुरू करते हैं। मतलब चिल्लाना शुरू करके अन्य सेना के वानर को भगाने हेतु अवसर देते हैं। दक्षिण अफ्रीका जो पालतू जानवर या पालतू बंदर होते हैं उनमें विभिन्न शिकारियों को इंगित करने हेतु विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। मतलब इनके अंदर ये साउंड क्रिएट करते हैं। अगर कोई शिकारी आ जाता है तो अन्य बंदरों को या अन्य जानवरों को ये भागने का अवसर देते हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर पशु संप्रेक्षण के गुण यानी कि इसकी विशेषताएं, एट्रीब्यूट्स ऑफ एनिमल कम्युनिकेशन, जिसमें फर्स्ट है हमारा साथियों को प्राप्त करने हेतु टू ऑब्टेन मेट्स। इसके अंदर क्या है, पशु संप्रेक्षण अपने साथी को आकर्षित करने हेतु अथवा अन्य संभावित उपयुक्त के साथी को आकर्षण या फिर आकर्षित करने हेतु अन्य संभावित उपयुक्तों के साथ साथी तक पहुंच की प्रतिस्पर्धा के व्यवहार अक्सर अत्यधिक रीति रिवाज होते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर हमारा प्रभुत्व अथवा क्षेत्र स्थापना यानी कि डोमिनेंस फॉर टेरिटरी एस्टेब्लिशमेंट। इसके अंदर क्या है, कई पशु प्रजातियों में सामाजिक पदानुक्रम या फिर क्षेत्र प्रभुत्व संप्रेक्षण व्यवहार द्वारा संकेत देते हैं। ये पशुओं के बीच लड़ाई की आवश्यकता से बचाता है और विभिन्न स्थिति और क्षेत्र विवादों का समाधान करता है। थर्ड हम देखेंगे इसके अंदर समूह व्यवहार का समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रुप्स। इसके अंदर है कई पशु प्रजाति अपने समूह गतिविधियों के समन्वय, भोजन अधिग्रहण और बचाव हेतु संप्रेक्षण का प्रयोग करते हैं। यह समूह सामंजस्य को बनाए रखने में सहायता करता है। भोजन हेतु घूमने वाली मधुमक्खी कंपन नृत्य समूह के अन्य सदस्यों को भोजन स्रोत को इंगित करती हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा इसके अंदर युवाओं की देखभाल यानी केयरिंग फॉर यंग। इसके अंदर क्या है, प्रजातियां समन्वय के माध्यम से माता पिता अपने बच्चों की देखभाल अपने वंश के अस्तित्व और विकास सुनिश्चित करने हेतु दर्शाते हैं। नवजात पशुओं की माताएं अपने शिशु को चाटकर संप्रेक्षण का विनिमय करती है। यह माता को भोजन प्रदान करने के लिए प्रेरित करती है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।